हेलो एंड वेलकम टू माइक्रोबियल कंसेप्ट्स। तो आज से हम एमएससी के जो प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकल सीरीज हम हिंदी में स्टार्ट कर रहे हैं और ये पहला वीडियो है। ये बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम प्लीज़ हिंदी में एक्सप्लेन कीजिए। तो मैं प्रैक्टिकल सीरीज से स्टार्ट कर रही हूँ। और अगर आपको और कोई वीडियो है जो आपको चाहिए हिंदी में, तो आप मुझे बताइए, कमेंट्स में डालिए। मैं उसके ऊपर भी हिंदी में वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तो ये जो वीडियो है इसमें हम कवर करने वाले हैं थर्मोफाइल्स क्या है, थर्मोफाइल्स फिर उनके जो अडेप्टेशंस है वो, या फिर हम कह सकते हैं कि क्यों या फिर कैसे ये हाई टेम्परेचर पे ग्रो कर पाते हैं, ये हम पढ़ेंगे। उसके बाद थोड़ा आइसोलेशन का प्रोसीजर प्रैक्टिकल में जो आपको लगने वाला है वो, कि कैसे आइसोलेशन कर सकते हैं, सैम्पलिंग क्या करना चाहिए। और उसके बाद थोड़ा सा वाइवा क्वेश्चंस। तो थोड़ा ये वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आखिर तक ज़रूर देखिए ताकि आपका पूरा कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो सके। तो सबसे पहले है कि क्या है थर्मोफाइल्स। तो एक सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको बताए तो अ, जो भी बैक्टीरिया 45 डिग्री के आगे ग्रो कर पाते हैं उन्हें हम जनरल टर्म्स में थर्मोफाइल्स कहते हैं। तो क्या है थर्मोफाइल्स? थर्मो यानी टेम्परेचर और फाइल्स यानी लविंग। ओके। सो जिन्हें हाई टेम्परेचर अच्छा लगता है तो उन्हें हम थर्मोफाइल्स कहते हैं। अभी यहाँ पर भी बहुत सारे आपको ग्रुप दिखेंगे। जैसे कुछ है जो 45 डिग्री 50 तक ग्रो कर पाते हैं, कुछ है जो 60 और 80 के बीच में ग्रो कर पाते हैं, कुछ है जो 80 के आगे भी ग्रो कर पाते हैं। ठीक है। अभी हमें तो ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या लगता है? 37, 35 37 डिग्री तक हमारे जो मीसोफाइल्स है वो अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। ठीक है। तो ये हो गया मीसोफाइल्स के बारे में। अभी मीसोफाइल्स के आगे क्या आता है? थर्मोफाइल्स आता है। ठीक है। सो जो 80 डिग्री के आगे, 80 डिग्री सेल्सियस के आगे भी ग्रो कर पाते हैं उन्हें हम कहते हैं हाइपर थर्मोफाइल्स। अभी हाइपर यानी ज्यादा, बहुत हाई। ओके। हाइपर, थर्मो इज टेम्परेचर, सो ज्यादा टेम्परेचर जिन्हें अच्छा लगता है, यानी 80 डिग्री के भी आगे, तो उन्हें हम हाइपर थर्मोफाइल्स कहते हैं। तो आपको क्वेश्चन एक आ सकता है कि क्या सच में इतने हाई टेम्परेचर पे बैक्टीरिया ग्रो कर पाते हैं? तो हाँ, बहुत हार्श टेम्परेचर, इन्हें हम एक्सट्रीमोफाइल्स में कंसिडर करते हैं। क्यों? क्योंकि एक्सट्रीम कंडीशंस है, बहुत हार्श कंडीशंस है जहाँ पे कुछ बैक्टीरिया अगर ग्रो कर पाते हैं तो हम उन्हें एक्सट्रीमोफाइल्स कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे केसेस है, जैसे कुछ बैक्टीरिया है जो हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन पे ग्रो कर पाते हैं, है कि नहीं? कुछ है जो हाई पीएच, ओके, जो कि अभी अल्कलाइन, बहुत ज्यादा अल्कलाइन हो सकता है, बहुत ज्यादा एसिडिक हो सकता है, उसमें भी बैक्टीरिया ग्रो कर पाते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा है हाई प्रेशर में ग्रो कर पाते हैं। ओके। और एक है हाई टेम्परेचर पे। तो ये आपको एक आइडिया दे रहा है यहाँ पे कि थर्मोफाइल्स जो है इन्हें हम कंसिडर करते हैं एज अ एक्सट्रीमोफाइल। ओके। तो कहाँ पे मिलेंगे, क्या है इनके इकोलॉजिकल नीशेस, यानी ऐसी कौन सी साइट्स है इकोलॉजिकल या फिर इकोसिस्टम में हमारे, या ऐसे कौन सी जगहें हैं जहाँ पे हमें ये थर्मोफाइल्स देखने मिल सकते हैं? तो डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स, यानी समंदर के नीचे गहराई गहराई अगर हम नापे और देखें तो आपको गूगल पे इसकी इमेजेस मिल जाएंगे कि कुछ नीचे जाने पे टेम्परेचर बढ़ने लगता है। ओके। तो ऐसी जगहें हैं वहाँ पे हमें बहुत अच्छे से थर्मोफाइल्स मिल सकते हैं, अगर वो सैंपल हम लाए, वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ का वाटर कंडीशंस अगर हम सब प्रोवाइड करें तो हम लैब में भी वहाँ के थर्मोफाइल्स ग्रो कर पाएंगे। ठीक है। फिर टेरेस्ट्रियल हॉट स्प्रिंग्स यानी गर्म पानी के झरने हैं, ये तो आपने पढ़े ही होंगे ज्योग्राफी में। ठीक है। तो और भी कई एक्सट्रीम ज्योग्राफिकल साइट्स है, जैसे कि वोल्केनिक साइट्स हैं, टेक्टोनिकली एक्टिव फॉल्ट्स है, एज वेल एज डीकेइंग मैटर सच एज कंपोस्ट। ओके। तो ये एक है, आपको इजीली एक्सेसिबल है और यहाँ से आप सैम्पलिंग करके थर्मोफाइल्स का जो प्रैक्टिकल है वो आप कवर कर सकते हो। ठीक है। इवन आपके कॉलेज प्रोफेसर्स आपको हेल्प कर सकते हैं। दूसरा जो इकोलॉजिकल नीश है, जैसे कि गर्म पानी का झरना अगर आसपास आपके कहीं है तो आप वहां से सैंपल कलेक्ट कर सकते हो और कॉलेज ले जाके आप आपका प्रैक्टिकल इस पे कर सकते हो। ठीक है। सो एज अ कॉन्सिक्वेंस
of growth at high temperatures and unique macromolecular properties, thermophiles can possess high metabolism, physically and chemically stable enzymes, and lower growth but high end product yields than सिमिलर मीजोफिलिक स्पीशीज। यानी यहाँ पे ये बताया गया है कि भले ही ये हाई टेम्परेचर पे ग्रो करते हो, लेकिन इनके पास कुछ अच्छे माइक्रोमोलिकुलर प्रॉपर्टीज है, इनका मेटाबॉलिज्म जो है वो बहुत अच्छा है। भले ही ये थोड़ा कम ग्रो करे, ओके, जैसे जितने अच्छे स्पीड पे मीजोफाइल्स ग्रो करते हैं उतना ये थोड़ा कम ग्रो कर पाए हमारे लैब में, लेकिन फिर भी हम इन्हें अच्छे से यूज कर सकते हैं कुछ अच्छा एंड प्रोडक्ट का इल्ड निकालने में। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनके पास फिजिकली केमिकली स्टेबल एंजाइम्स है। अभी किसी भी सेल को अगर हमें यूज करना है तो उनका प्रोटीन, उस सेल का जो प्रोटीन स्ट्रक्चर है, एंजाइम्स है, वो कितने स्टेबल है, हमारे दिए गए कंडीशंस पे वो कितने अच्छे से काम कर पाते हैं, इसके ऊपर वो प्रोडक्ट का यील्ड जो है वो निर्भर करता है कि नहीं? उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस वजह से हमें पहले जो भी स्पीशीज हम यूज कर रहे हैं उसका पूरा नॉलेज होना चाहिए। क्या कंडीशंस पे वो ग्रो कर पाएगा अच्छे से, ये हमें पता होना चाहिए। उसके बाद हम उसे अच्छे से मॉडिफाई कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं हाई यील्ड्स लेने के लिए। ठीक है, तो अभी पढ़ते हैं आगे। यहाँ पे पढ़ेंगे कि हाउ दे कैन सर्वाइव एट हाई टेम्परेचर्स। क्यों, क्या वजह है कि ये हाई टेम्परेचर्स पे जिंदा रह सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं? तो सबसे पहला है इनका जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, ओके, जो बाहर की तरफ होता है सेल के, यहाँ पे आपको ज्यादा लिपिड्स देखने मिलेंगे, और ये लिपिड्स जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं रेगुलेटिंग द मेम्ब्रेन एक्टिविटी। अभी मेम्ब्रेन एक्टिविटी का एक इजी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो जैसे कुछ वेस्ट प्रोडक्ट है जो सेल को अभी नहीं चाहिए, सेल को बाहर फेंकना है, तो वो कैसे जाएगा? वो तो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही जाएगा बाहर। और या फिर कुछ आयंस है, वो सेल को लेने हैं अंदर, सेल की सर्वाइवल के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो कैसे लेगा? सेल के थ्रू ही लेगा। देर आर पोर्ट्स इन सेल मेम्ब्रेन, राइट? सो यहाँ पे अगर ये लिपिड्स फ्लेक्सिबल नहीं है, ये अच्छे से काम नहीं कर पा रहे, तो मेम्ब्रेन की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो लूज कर जाएगी, मेम्ब्रेन की एक्टिविटी अच्छे से नहीं होगी। तो इस वजह से जो मेम्ब्रेन है वो यहाँ पे स्टेबल होना चाहिए। ओके, थर्मोस्टेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबल फॉर थर्मोस्टेबिलिटी, यानी हाई टेम्परेचर्स पे भी ये मेम्ब्रेन स्टेबल होना चाहिए, अच्छे से वर्क करना चाहिए। उसके बाद है जो एंजाइम्स, जितने भी एंजाइम्स उस सेल के पास है वो सारे थर्मोस्टेबल होने चाहिए, यानी हाई टेम्परेचर पे भी वो अच्छे से काम करने चाहिए। ओके, तो ये एक हो गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि enzymes they play important role at higher temperatures due to stabilizing forces, anionic characters, metal binding, disulfide bridges, etc. तो ये केमिस्ट्री के टर्म्स है, केमिस्ट्री के कंसेप्ट्स है जो आप फर्स्ट ईयर से पढ़ते हो। तो आई होप ये आपको याद हो, नहीं है तो भी आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो, थोड़ा बेसिक बेसिक पढ़ लो। क्योंकि अगर आपको वाइवा क्वेश्चन में ये क्रॉस क्वेश्चन हुआ तो व्हाट इज स्टेबलाइजिंग फोर्सेस, डू यू नो, कैन यू एक्सप्लेन डाइसल्फाइड ब्रिजेस, व्हाई आर दे इम्पोर्टेंट? ओके, कहाँ पे हम इन्हें स्टडी करते हैं, तो ये आपको इतना तो पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स भी जो है सेल के अंदर, सेल के फंक्शनैलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये भी थर्मोस्टेबल होने चाहिए। ओके, तो इनके बारे में अब अगर आपको पता होना चाहिए तो वो है कि इनके पास एक्स्ट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, इनका अनायनिक एक्सचेंज, सॉरी अनायनिक इंटरैक्शन जो है, या फिर अपोलर यानी हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस जो है वो कैसे होते हैं, क्या रेट पे होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जेनेटिक apparatus, दी न्यूक्लिक एसिड, ओके, जो पूरा न्यूक्लिक एसिड है थर्मोफाइल्स का, इनमें आपको देखने मिलेगा कि जीसी कंटेंट जो है कंपैरेटिवली ये ज्यादा होता है। और एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, सॉरी फीचर दिया है, वो है कि जो टी आर एन ए है जो हम ट्रांसलेशन में यूज करते हैं, ओके, सेल्स यूज करते हैं, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि जो एक एयू का पेयर है वो रिप्लेस किया गया है जीसी से। तो ऐसे बहुत सारे आपको फीचर्स देखने मिलेंगे, लेकिन ये कुछ इजी वाले हैं जो मैंने आपको यहाँ पे मेंशन किए हैं, आप आपके एग्जाम के हिसाब से इन्हें याद कर लो। ठीक है, उसके बाद है एग्जाम्पल्स आपको पूछे जा सकते हैं। ओके,
तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने एक चार्ट दिया है, डायग्राम है ये। तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे ऑफ थर्मोफिलिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एंजाइम्स एंड देयर एप्लीकेशंस। प्लस अगर आपको सिर्फ क्वेश्चन आता है कि कैन यू नेम फ्यू एप्लीकेशंस ऑफ थर्मोफाइल्स, तो आप यहाँ से कुछ भी 3-4 याद कर लो। यहाँ तो मैंने आपको विथ एग्जाम्पल दिया है। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल एक इजी वाला जो है, हम टैक पॉलीमरेज यूज करते हैं पीसीआर में। तो पीसीआर भी हाई टेम्परेचर्स पे होता है। तो वो कैसे? क्योंकि हम जो एंजाइम यूज करते हैं वो भी एक थर्मोफाइल से लिया गया है। ओके, सो यू कैन सी हियर वी हैव पायरोकोकस, थर्मोकोकस, स्टाफाइलोथर्मस, थर्मोप्लाज्मा एसिडोफिलम। ओके, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे है। आप ये अ, सारे के सारे नहीं बोलूंगी, लेकिन एटलीस्ट आपको यहाँ से 4 एग्जाम्पल्स तो आपको आने चाहिए विद देयर एप्लीकेशंस। ओके, तो अभी हम बढ़ने वाले हैं टुवर्ड्स प्रोसीजर फॉर आइसोलेशन या फिर कल्टीवेशन। ये पूरा आपका अभी यहाँ पे प्रैक्टिकल एक्चुअल में स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ध्यान देना। सो फॉर आइसोलेशन ऑफ थर्मोफाइल्स वी नीड टू रिमेंबर दैट हायर टेम्परेचर्स देर इज मोर इवेपोरेशन ऑफ बोथ सॉलिड एंड लिक्विड मीडिया, है कि नहीं? में जब प्लेट्स को इंक्यूबेट करना है हायर टेम्परेचर्स पे, तो क्या होगा? यहाँ पे लिक्विड इवेपोरेट होगा, जो भी वाटर मीडिया में प्रेजेंट है वो इवेपोरेट होने वाला है। तो एट टेम्परेचर्स अबव 55 डिग्री सेल्सियस इट इज प्रेफरेबल टू यूज मोर अगार, दैट इज 2 to 4%। ओके, तो हम जनरली 55-60 ये यूज करते हैं कॉलेज में इंक्यूबेशन टेम्परेचर। तो यहाँ पे हमें क्या याद रखना है? हमें अगार ज्यादा यूज करना है। ओके, अगर आप 2% यूज करते हो तो प्लीज 4% तक आप यूज कीजिए यहाँ पे। अब ये डिपेंड करता है आप कौन सी कंपनी का अगार यूज करते हो। ओके, तो इसके बारे में आप टीचर से बात कीजिए कि क्यों और कौन सा हमें यहाँ पे अगार यूज करना है। At higher temperatures above 70 degrees Celsius, it is necessary to use other solid media such as silica gel and gelluride. Okay, तो ये आपको एक और बात यहाँ पे याद रखनी है। अभी मटेरियल्स, मटेरियल्स में क्या आएगा? हमारे लिए इजी एक्सेस सैंपल कौन सा है? जैसे मैंने बताया, एक तो आप हॉट स्प्रिंग वाटर ले सकते हो या फिर कंपोस्ट ले सकते हो। ओके, यहाँ से आपको अच्छे से स्टेराइल स्पैचुला, स्टेराइल सैम्पलिंग बैग या सैम्पलिंग कंटेनर में आपको सैंपल कलेक्ट करके लाना है। लैब में आपको इसे थोड़ा क्या बोलेंगे, हायर टेम्परेचर्स पे ही रखना है, ना कि आपको रूम टेम्परेचर पे उसे रखना है जब तक आप उसे प्रोसीड ना करो। ओके, या फिर आप उसे यूज ना करो। उसके बाद हमें लगने वाला है स्टेराइल न्यूट्रिएंट ब्रॉथ, उसके बाद स्टेराइल न्यूट्रिएंट अगार प्लेट विथ एटलीस्ट 3% अगार। ओके, देन स्टेराइल सलाइन। अभी मैंने यहाँ पे 3% लिखा है क्योंकि इवन मैंने मेरे कॉलेज टाइम पे फिर जब मैं काम करती थी तब मैंने 1.5% यूज किया है, तो मैंने उसका डबल यानी यहाँ पे मैंने 3% अगार लिखा है। आप आपके कंपनी, कौन सी कंपनी का आप अगार यूज करते हो, कितना यूज करते हो, उसके ऊपर आप ये डिसाइड करना। देन वी नीड स्टेराइल सलाइन। ओके, तो मेथड क्या है? सो सबसे पहले हम जो सैंपल है, फॉर एग्जांपल हमने कंपोस्ट का सैंपल लिया है, तो हम उसे इंक्यूबेट करेंगे 70 डिग्री सेल्सियस पे। ओके, फॉर 24 to 48 आवर्स टू ड्राई इट कम्प्लीटली। अभी यहाँ से हमें जो है मॉइस्चर निकालना है, क्योंकि कंपोस्ट में पूरा ड्राई नहीं होता, कंपोस्ट उसमें भी मॉइस्चर होता है। तो हमें वो मॉइस्चर हमारे एक्सपेरिमेंट में आगे कहीं प्रॉब्लम ना डाले, इसलिए हमें वो जो कंपोस्ट का सैंपल है वो हमें पूरा ड्राई करना है। इसलिए हम सैंपल को पहले 70 डिग्री पे 24 आवर्स यानी 1 या 2 दिन के लिए हम रख देंगे, जब तक कि वो अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता। फिर उसमें से हमें 1 ग्राम ऑफ सैंपल लेना है, वे करना है उसे, और उसे फिर हमें 9 ml सलाइन सोल्यूशन में, स्टेराइल सलाइन सोल्यूशन में उसे डालना है। अच्छे से शेकर पे उसे शेक करना है ताकि वो पूरा जो 1 ग्राम सैंपल है वो 9 ml में अच्छे से मिक्स हो जाए। ओके, नाउ इसका अभी ये पूरा 9 and +1 10 ml हो गया। ओके, तो ये उसमें से हम 1 ml लेंगे, और जो सुपरनेटेड यानी अ, आपने उसे अच्छे से सैंपल को मिक्स कर लिया, फिर आपको वो जो टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब स्टैंड में रखनी है, और 1 डेढ़ घंटे तक उसे
हाथ नहीं लगाना। क्यों? क्योंकि जो भी सॉइल हमने मिक्स किया, कंपोस्ट का जो सैंपल हमने मिक्स किया, वो थोड़ी देर बाद सेटल होने वाला है। तो हमें वो सेटल जो हुआ है कंपोस्ट का सैंपल, वो नहीं चाहिए, हमें उसका ऊपर वाला सलाइन का सोल्यूशन चाहिए, जिसे हम बोलेंगे सुपरनेटेंट। तो ये जो सुपरनेटेंट है, वो हम 1 ml लेके हम उसे फिर इनोक्यूलेट करेंगे स्टेराइल सलाइन ब्रॉथ में। ओके, तो अभी यहाँ पे ब्रॉथ जो है इसमें अगार नहीं है, ये हमने सिर्फ एनरिच करने के लिए सैंपल यूज किया है। यानी जो भी उस 1 ml सुपरनेटेंट में जितनी भी बैक्टीरिया थे, वो अभी अच्छे से इस न्यूट्रिएंट ब्रॉथ में ग्रो कर पाए। अभी यहाँ पे देखिए हमने टेम्परेचर लिया है 50 डिग्री सेल्सियस, ना कि 70 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 70 डिग्री पे तो बहुत जल्दी इवेपोरेशन होने वाला है। तो हमने थोड़ा कम टेम्परेचर लिया है, लेकिन ये भी अ, अच्छा है अगर हमें थर्मोफाइल्स को स्टडी करना है। ओके, तो 50 डिग्री पे ये जो सुपरनेटेड सुपरनेटेंट हमने न्यूट्रिएंट ब्रॉथ में डाला है, ये हेल्प करेगा जितने भी थर्मोफाइल्स है उन्हें अच्छे से ग्रो करने के लिए, क्योंकि बहुत अच्छा खाना मिलने वाला है उन्हें न्यूट्रिएंट ब्रॉथ में। ओके, उन्हें हम अच्छा टेम्परेचर भी दे रहे हैं, तो अभी यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे अच्छे से थर्मोफाइल्स जो है ग्रो कर पाए। देन उसके बाद न्यूट्रिएंट ब्रॉथ पे हमने इंक्यूबेट किया न्यूट्रिएंट ब्रॉथ को 24 आवर्स, यानी एक दिन के लिए। तो दूसरे दिन जाके आप देख सकते हो कि उसमें हमें टर्बिडिटी दिखनी चाहिए। Okay, so if you observe turbidity at 50 degree Celsius in the nutrient broth after 24 hours, that means कि आपके पास कुछ thermophiles तो जरूर है जो यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं। तो अभी हम उन्हें इनोकुलेट करेंगे एक sterile plate पे। Okay, so this was then inoculated in sterile nutrient broth and serially passaged at हायर टेम्परेचर्स। ओके, तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, इसका पहले सीरियली डाइल्यूशन किया है। ओके, जो मैं ये मेरे कॉलेज टाइम का प्रोसीजर है, तो इसमें हमने आगे क्या किया था, सीरियल डाइल्यूशन किया था। ओके, उसके बाद भी अगर ग्रोथ इन द फॉर्म ऑफ टर्बिडिटी ऑब्जर्व्ड एट 70 डिग्री सेल्सियस, तो अभी हमने थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा के देखा कि क्या ये सच में 70 पे भी ग्रो कर रहे हैं। तो हाँ, ग्रो कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं कि हाँ, हमारे पास एक थर्मोफाइल, एक या बहुत सारे हो सकते हैं, पर हम अज्यूम करते हैं कि एक तो जरूर ग्रो कर रहा है। ओके, तो to get isolated colonies, broth was diluted and then again streaked on sterile nutrient plates, and that were again incubated at 70 degree Celsius for 24 hours. Okay, तो यहाँ पे भी हमने मतलब एनरिचमेंट हमने सिर्फ 50 डिग्री पे किया, ताकि हमें थोड़ा हमारे चांसेस बढ़ाने थे कि हमारे थर्मोफाइल्स थोड़ा ग्रो करें अच्छे से। उसके बाद हमने आगे प्रोसीड किया है आइसोलेशन के लिए। ओके, तो यहाँ पर भी आपको सीरियली डाइल्यूशन करना है। आप ट्राई करो कि आप एटलीस्ट लास्ट के 3 डाइल्यूशंस के 3-3 प्लेट्स ट्रिक करो, ताकि आपके मतलब चांसेस बढ़ जाए कि आपको एक या दो या तीन तो मिनिमम आपको मिल ही जाए थर्मोफाइल्स। ओके, तो उसके बाद एक बार आपको आइसोलेटेड कॉलोनीज मिल गए, तो आपको क्या करना है, आपको उनका पहले कॉलोनी मॉर्फोलॉजी नोट डाउन करना है। उनको कुछ एक नाम दे दो या नंबर दे दो। ओके, उसके बाद उनका आपको ग्राम स्टेनिंग मोटिलिटी करने के बाद आपको बायोकेमिकल टेस्ट परफॉर्म करने हैं बाय रेफरिंग टू बर्गीज मैनुअल ऑफ डिटर्मिनेटिव बैक्टीरियोलॉजी। ओके, एंड दिस विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई योर आइसोलेट टिल जीनस लेवल। कम से कम जीनस लेवल तक तो आप बायोकेमिकल टेस्ट बाय रेफरिंग टू द बर्गीज मैनुअल एंड ग्राम स्टेनिंग रिजल्ट्स, उसके ऊपर आप एक जीनस लेवल तक का आइडेंटिफिकेशन तो जरूर कर सकते हो। ठीक है, अभी आते हैं हमारे वाइवा क्वेश्चंस की तरफ। तो फटाफट से मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चंस बता देती हूँ। आंसर्स मैंने मोस्टली स्लाइड्स में दिए हैं, अगर नहीं तो आप थोड़ा गूगल पे जाके भी सर्च कर सकते हो, है कि नहीं। सारा स्पून फीडिंग तो नहीं करेंगे, थोड़ा आपको भी पढ़ना है। तो व्हाट आर थर्मोफाइल्स, उसके बाद है हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मीजोफाइल्स एंड सैकरोफाइल्स। अभी ये सैकरोफाइल्स क्या है, सैकरोफाइल्स यानी ऐसे बैक्टीरिया जो बहुत कम टेम्परेचर पे, यानी 0 डिग्री -4 डिग्री से भी कम में ग्रो कर पाते हैं, वो है सैकरोफाइल्स। ओके, देन व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्टडिंग देम, क्या इंपॉर्टेंस है इनकी, क्यों हम स्टडी करें। अगर हमारा सारा काम मीजोफाइल्स पे हो रहा है, तो फिर इन थर्मोफाइल्स की कुछ जरूरत है, तो हाँ है।
कुछ प्रोसेसेस, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया, पीसीआर के लिए हमें हाई टेम्परेचर पे वर्क करने वाला एंजाइम चाहिए था, तो हमने टैक पॉलीमरेज को यूज किया है कि नहीं। तो वैसे ही देन गिव 5 एग्जांपल्स ऑफ थर्मोफिलिक बैक्टीरिया, ये भी कवर्ड है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ये भी मैंने स्लाइड में दिया है। देन व्हाट आर द रीजंस ऑफ देयर सर्वाइवल एट हायर टेम्परेचर्स, ये भी मैंने कवर किया है। देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अगार यूज्ड व्हाइल मीडिया प्रिपरेशन एंड व्हाई। देन सैंपल यूज्ड इन योर प्रैक्टिकल फॉर आइसोलेटिंग थर्मल, ये तो अभी आपके प्रैक्टिकल के ऊपर डिपेंड करता है, आपने कौन सा सैंपल यूज किया है, उसे कैसे कलेक्ट किया, क्या प्रोसीजर फॉलो किया, ये आपके आगे के क्वेश्चंस हो सकते हैं। एंड लास्ट इज आर की बैक्टीरिया थर्मोफाइल्स, ये आपको पढ़ना है, और आप मुझे कमेंट्स में भी बताइए कि क्या है इसका आंसर। ओके, तो आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल हुआ हो। So do like my video, share my videos with your friends, and do subscribe to my channel. Okay. Don't forget to hit the bell icon so that you get notified on each new video that I upload. Thank you for watching.